एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेटिनॉल की। आप लोगों ने फरमाइश की तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ अपना जो मेरा रिसर्च है छोटी मोटी इसके बारे में मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और सबसे पहले बताती चलूँ, अगर आपको नहीं पता रेटिनॉल क्या है, रेटिनॉल जो है वो एक क्रीम होती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। पहले इस बारे में ये कहा जाता था कि ये मेच्योर स्किन के लिए है, जो कि रिंकल्स को कंट्रोल करती है ताकि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ ना आ सकें या आने वाली हैं तो वो बहुत टाइम बाद आए ताकि आपका चेहरा सदाबहार यंग रह सके। तो ये हो गई थोड़ा सी इसके बारे में जानकारी। अब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो के साथ जिसके अंदर मैं आपको सब कुछ तफसीली तौर पे बताऊंगी। तो जनाब अली, रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए की फैमिली से है और जहाँ जहाँ इसके बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसीलिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, जिसको मैं मैक्सिमम छोटा करने की कोशिश करूंगी जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके ताकि आप पूरी कंप्लीट देख सकें, ताकि आप नोट कर सकें, ताकि आप जब शुरुआत करें रेटिनॉल यूज़ करने की तो आपको सब कुछ मालूमात हो। तो जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा जानते हैं रेटिनॉल के बारे में वो ये कि ये इसके अंदर एंटी एजिंग, एंटी रिंकल्स प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हर औरत चाहती है कि उसके पास ऐसी कोई क्रीम हो जो कि इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो। साथ साथ ये कोलेजन को हमारे इम्प्रूव करता है और इलास्टिन को भी इम्प्रूव करता है। जन होता है वो ये कि मैं कोशिश करती हूँ आपको सही तरीके से बताने की, वो ये कि जब हमारी स्किन एक एज होती है तो बाउंसी होती है और एक एज के बाद वो ढलकना शुरू हो जाती है, तो वो कोलेजन जो है बनाना कम कर देती है जिसकी वजह से ढलकती है और साथ साथ जो ये टाइटनेस होती है ये भी ख़त्म हो जाती है। तो आप अगर रेटिनॉल काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे होंगे तो ये इस चीज़ को इम्प्रूव रखेगा, आपकी कोलेजन के प्रोडक्शन को इम्प्रूव रखेगा। साथ साथ जब आपका कोलेजन सही रहेगा स्किन के अंदर तो आपकी जो ये ढलकना स्किन और जो टाइटनेस ख़त्म होने वाली होती है वो ख़त्म नहीं होगी। साथ साथ ये जो है पिगमेंटेशन जो है इसको भी बहुत इम्प्रूव करता है और स्किन को जो है बिल्कुल स्मूथ रखता है अगर आप इसको रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करेंगे और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को नहीं पता वो ये कि ये ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन है, क्योंकि एक टाइम पे जो है स्किन स्पेशलिस्ट इसको एक्ने के लिए भी देते थे, एक्ने ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता था। तो ये बहुत अच्छा है ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए। अब थोड़ा सा साइड इफेक्ट की तरफ आते हैं तो दो जो मेजर साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं वो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन हो सकती है और एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन हो सकती है। अच्छा, ये किस तरीके से हो सकती है? वो इसलिए कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे और इसकी डोज को नहीं देखेंगे इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम डोज के साथ इस्तेमाल करेंगे इसको तो आपकी स्किन के ऊपर ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैक्सिमम डोज क्या है? वो है 1% और मिनिमम जो स्टार्ट होती है वो 0.01% से स्टार्ट होती है। डिफरेंट तरीके के सीरम्स में आती है, 0.1, 0.3, 0.5। तो मैंने जो अभी स्टार्ट किया है वो 0.03% से स्टार्ट किया हुआ है और यही मैं आपको भी एडवाइस करूंगी। अच्छा, ये भी है कि कुछ लोगों ने हो सकता है 1% से स्टार्ट किया और वो मुझे कहें कि नहीं नहीं हमने तो इस तरह स्टार्ट किया और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ स्किन के ऊपर ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता आप अगर इसको मैक्सिमम डोज के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रिस्क आपने नहीं लेना, क्योंकि अगर आपको साइड इफेक्ट होंगे तो आपको लगेगा कि ये मुझे सूट ही नहीं कर रहा। हालांकि रेटिनॉल हर स्किन के ऊपर सूट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसको लगाने से पहले समझने की ज़रूरत है। रेटिनॉल यूज़ करने के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूज़ करने से पहले आपने 2 या 3 महीने तक कोई भी किस्म का एसिड जो आपकी रूटीन में शामिल है, एक्सफोलिएटिंग लोशंस या स्क्रबिंग जो शामिल है उसको आपने रोक देना है और साथ साथ इम्पॉर्टेंट विटामिन सी को भी आपने रोक देना है, क्योंकि मैंने जिस तरह के आपको बताया कि ये थोड़ा सा स्किन को सेंसिटिव कर देता है तो इसलिए ये चीज़ें हमने रिमूव करनी है ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें, वरना आपकी स्किन रिएक्ट भी कर सकती है। और फिर एक दफ़ा फिर मैं ये नहीं चाहती कि आप इसको रोकें, लेकिन आप इसको समझ के सही तरीके से अपनी रूटीन में शामिल करें। तो ये एसिड नाम की जो भी चीज़ आपकी रूटीन के अंदर है उसको आप बिल्कुल निकाल देंगे, साथ साथ विटामिन सी भी। और यूज़ करते हुए आपने ये ज़रूर करना है कि आपने डे टाइम में, इवन नाइट टाइम में भी बाज़ लोग लगाते हैं, लेकिन मैं
लेकिन मैं डे टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूंगी कि आपने डे टाइम में सन स्क्रीन को लगाना नहीं भूलना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ ये बात भी ध्यान में रखें कि अगर सनस्क्रीन में आपको दिन में लगाने को कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन में आपने रेटिनॉल लगाना है। रेटिनॉल सिर्फ और सिर्फ रात में यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मॉर्निंग एंड नाइट में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओनली इन नाइट हम इसको यूज़ करेंगे। तो जनाब यूज़ का आपको पता चल गया, लेकिन उसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन की कि किस तरह और कैसे और कब लगाना है। अब वो तो आपको पता चल गया कि रात में आपने लगाना है, लेकिन आपने जब स्टार्ट करना है तो उसको हफ्ते में 2 दफ़ा से स्टार्ट करना है, फिर 3 दफ़ा पे आना है, फिर रोज़ाना पे आना है। आप कभी भी इसको रेगुलर एकदम से स्टार्ट नहीं करेंगे कि आज शुरू किया और रोज़ाना लगा रहे हैं, उससे भी आपकी स्किन जो है रिएक्ट कर सकती है। इसको आपने धीरे धीरे करके अपनी रूटीन में शामिल करना है, स्किन केयर रूटीन में, वरना अदरवाइज आपको जो है साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं, इरिटेट हो सकती है आपकी स्किन। बाज़ दफ़ा आपकी पूरी फेस की स्किन रिएक्ट नहीं करेगी, कुछ एरियाज हैं जो रिएक्ट करेंगे, तो आप उस जगह पे ना लगाएं, उसके अलावा जो एरिया है उस पे लगाएं और उस एरिया को आप रहने दें जब तक कि वो हील हो। अच्छा, अब हम लगाएं कैसे, किस तरह हम इसको ऐड करें और किस स्टेप पे हमने लगाना है। तो अगर आप जैसे कंप्लीट रूटीन कर रहे हैं, टोनर, एसेंस, सीरम, फिर उसके बाद आप रेटिनॉल लगाएंगे, डिहाइड्रेट नहीं हुई तो आप अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएंगे, नहीं तो आप इसको अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी रूटीन एक दफ़ा फिर लंबी चौड़ी नहीं है तो आप अपने जो है रेटिनॉल लगाएंगे, टोनर अगर यूज़ कर रहे हैं तो, या नहीं सीरम यूज़ कर रहे हैं वो, और उसके बाद आप अपना रेटिनॉल लगाएंगे और फिर अपनी हाइड्रेटिंग क्रीम के साथ फिनिश करेंगे। अब मतलब कि आपने रेटिनॉल लगाना है, फिर उसके बाद आपने अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है। ये हो गई आपकी रूटीन। अगर आप रेटिनॉल लेना चाह रहे हैं तो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस तरह का पंप होना चाहिए या सीरम की सूरत में होना चाहिए जो कि पंप के अंदर हो, क्रीम है वो भी पंप के अंदर हो, क्योंकि एयर नहीं जानी चाहिए। एयर जाएगी तो उसके जो सारे फायदे हैं वो ख़त्म होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। जो कि क्रीम होती है ढक्कन वाली, जो कि खुलती है और उसके अंदर हवा जाती है, उस तरह का ना हो तो बेहतर है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे ही उसके अंदर हवा मिलेगी, ऑक्सीजन उसके साथ तो वो होगी, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और वो बिल्कुल बेफायदेमंद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत से कम लोगों को पता होगा। तो अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो पंप की सूरत में यूज़ करें जिसके अंदर आपको पता हो हवा का गुजर नहीं है। यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ मैंने सारी तफसीली बातें आपको बताई हैं और आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ताकि सबको ये पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पते की बातें हैं। और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।